हेलो नमस्कार। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया है कि हम राजस्थान विद्युत विभाग में जो भर्ती आई है 2021 का जो रिक्रूटमेंट है, उसी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। गाइज, हम यहाँ पर एन जेईएन, जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट और जो अकाउंट ऑफिसर है और जो पर्सनल ऑफिसर है उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। तो गैस, इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेगा और जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, हमारे पास ओपन हो चुका है शॉर्ट नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंट्स ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट एंड इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट। तो यानी कि दोस्तों एएन का आपके पास अलग नोटिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद जो एओ और पीओ, अकाउंट्स ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर का अलग नोटिफिकेशन है। और जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट और इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का अलग नोटिफिकेशन है। तो गाइज, ये तीनों नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़िएगा। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट है। और यहाँ पर ये 5 कंपनी द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात की जाए तो 1075 वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है। एएन में 39 वैकेंसीज, ए और पीओ में टोटल जो वैकेंसीज है वो 17 वैकेंसीज है, एओ में 11 और पीओ में 6। जेईएन में दोस्तों टोटल 946 वैकेंसीज है। जूनियर केमिस्ट में दोस्तों 27 वैकेंसीज और इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में 46 वैकेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डिटेल में एक बार पढ़िएगा। अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा दोस्तों अलग अलग पोस्ट के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दोस्तों अलग अलग जो कंपनीज है उनके नाम आप देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पहली कंपनी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज है दोस्तों ये टोटल 1075 वैकेंसीज है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो 24 फरवरी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 16 मार्च आपकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंट ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके बाद एज क्राइटेरिया, एग्ज़ाम फ़ी और उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न। तो गाइस, सबसे पहले अकाउंट्स ऑफिसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो आपके पास सीए होना चाहिए, आईसीडब्ल्यूए यानी कि इंस्टीट्यूट कोस्ट एंड वर्क अकाउंट्स, ठीक है। अगर ये नहीं है आपके पास तो बी, यहाँ पर बी ऑप्शन में दे रखा है कि एमबीए ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। और इसी के साथ एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इट इंक्लूड्स 2 years पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट डिक्लेयर्ड इक्वलेंट टू एमबीए, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं है आपके पास तो आपके पास होना चाहिए एम कॉम ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। और इसी के साथ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अलॉन्ग विथ बीकॉम विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एस टी, एस सी, पी डब्ल्यू बी डी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर 60% मार्क्स है अदर कैटेगरीज के लिए, तो एस सी, एस टी, पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगी अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। उसके बाद दोस्तों पर्सनल ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं कि अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क्स, ये नहीं है तो एमबीए होना चाहिए, और एमबीए भी नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफ मिनिमम 2 years, ठीक है। मिनिमम 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। और इसी के साथ विथ एटलीस्ट 55%
मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में, और इट इंक्लूड्स 2 years पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू एमबीए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी ऑप्शन में दे रखा है कि अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, और इक्वलेंट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है। और यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन फिर दिया गया है SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये आप दोस्तों इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार अच्छे से इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक बार पढ़िएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और साथ ही साथ इसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। एज क्राइटेरिया में दोस्तों सिंपल मैं आपको अगर बताऊं तो मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 40 ईयर्स। इसके बाद यहाँ पर यह दे रखा है कि हाउ एवर एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन प्रीवियस 2 years वाज नॉट डन, तो उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो काउंट होगी 1 जनवरी 2022 को, और वो होनी चाहिए 42 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो गाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप एक बार देखिएगा। अगर मैं डिटेल में आपको यहाँ पर बताऊँगा तो गाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो गाइज जनरल और EWS के लिए अगर आपकी पारिवारिक जो इनकम है दोस्तों, जो एनुअल इनकम है 2.5 लाख से अगर ज़्यादा है तो उनके लिए जो फीस है दोस्तों वो है 1600 रुपये, ठीक है, इंक्लूडिंग GST। उसके बाद जनरल कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी या फिर SC ST BC MBC और PWBD जो है, तो उनकी अगर इनकम 2.5 लाख से कम है तो कहीं ना कहीं जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो 1400 रुपये लगने वाली है, इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये होगी एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब बात करते हैं कि अकाउंट्स ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न में दोस्तों आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जो है होगा दोस्तों वो 60% वेटेज रखेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपके 5 टॉपिक है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख सकते हैं, एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पर दोस्तों जो बी पार्ट है उसमें 40% वेटेज रहेगा उसका, और वहाँ पर आपको पूछा जाएगा रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल, ठीक है। इसमें भी दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर सिलेबस रखा गया है। एक बार देख लेते हैं ये जो पार्ट बी का क्या क्या सिलेबस है अलग अलग सब्जेक्ट का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेज और क्लॉक्स ETC, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपके 10वीं के लेवल की मैथमेटिक्स आपकी पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस में आपका करंट अफेयर्स, इवेंट इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट, मतलब कि राजस्थान का, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस और पर्सन्स एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस एंड इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी ETC, ठीक है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान को फोकस करते हुए आपको इनकी स्टडी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हिंदी जनरल में आपका हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज पूछा जाएगा 10वीं के लेवल का। इंग्लिश जनरल में आपका इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश का जो लैंग्वेज रहेगा वो आपका पूछा जाएगा 10वीं के लेवल का, ठीक है। इसके बाद पर्सनल ऑफिसर की अगर बात की जाए तो पार्ट ए में आपके 2 सेक्शन रहेंगे। पार्ट ए आपका 60% वेटेज का रहेगा। सेक्शन ए में आपके ये टॉपिक रहेंगे, आप एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ में। पार्ट ए में जो सेक्शन ए रहेगा उसमें ये टॉपिक्स आपके रहेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों।
आगे चलते हैं पार्ट जो सेक्शन बी रहेगा दोस्तों, उसमें आपके ये टॉपिक रहेंगे, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों पार्ट बी में। तो गाइज 40% वेटेज आपका रहेगा। 40% वेटेज में आपकी वही जो मैंने आपको बताया था, अकाउंट्स जो ऑफिसर में जो पार्ट बी का सेक्शन था वही आपका यहाँ पर भी रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस। उसके बाद हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल। यहाँ पर दोस्तों आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अपना रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए कि इंटरव्यू की, तो गैस यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि देयर शैल बी नो इंटरव्यू। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का अगर बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी आपकी। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि कितनी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। बात करें दोस्तों कि आपको जो सिक्योर मिनिमम मार्क्स है वो भी यहाँ पर लाना ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो गाइज यहाँ पर ये भी दे रखा है कि ईच पार्ट, ठीक है, तो ईच पार्ट में अगर आपके जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 30% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है, मिनिमम मार्क्स, ठीक है। और जो अदर कैटेगरीज हैं, SC, ST, BC, MBC, EWS, एक्स सर्विसमैन, PWBD कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 20% मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा है कि द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स इन द पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी जो काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग फाइनल ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट। तो गाइज पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के मार्क्स आपके काउंट हो करके जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो उन्हीं पार्ट के मार्क्स से बनेगी, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी के जो मार्क्स है वो दोनों आपके काउंट होंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा दोस्तों PO और AO के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो आपका ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप करने की दोस्तों जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 फरवरी मैंने आपको पहले ही बताया था, और जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च है, ठीक है। और यहाँ पर ये वेबसाइट्स भी दे रखी हैं। अब अगर एग्ज़ामिनेशन सेंटर की दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान में ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं। आबू रोड, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और साथ ही साथ उदयपुर। तो ये आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। तो गैस ये अपना डिटेल हो गया अकाउंट्स ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि AN के बारे में। तो गाइज सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद एज क्राइटेरिया, एग्ज़ाम फ़ी और एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो गाइज अगर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो एक बार आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों इसका। इसके बाद मैकेनिकल, सिविल, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये रहेगी, आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT की बात करें तो आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फायर एंड सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक बार देखिएगा दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर के, और डिटेल में आप एक बार पढ़िएगा। और इन सभी के जो लिंक हैं डिटेल में वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली उन नोटिफिकेशन को एक बार पढ़िएगा दोस्तों। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं यहाँ पर रिप्लाई आपको दे सकूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। अब एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। एज क्राइटेरिया में दोस्तों 21 साल तो मिनिमम आपकी एज रहेगी और 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा है कि हाउ एवर एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन प्रीवियस ईयर हैव नॉट बीन डन फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन इन डिफरेंट निगम। तो गाइज उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो काउंट होगी 1 जनवरी 2022, दोस्तों ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिकल में जो AN के लिए अप्लाई कर रहे हैं RVUN और JVUN में, तो गाइज उनके लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट, ठीक है। फॉर असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी दोस्तों RVUN में 42 ईयर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। फॉर असिस्टेंट इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कम्युनिकेशन के लिए RVUN एंड RVPN में 43 ईयर्स अपर एज लिमिट।
यहाँ पर दोस्तों अगर एएन फायर एंड सेफ्टी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए आरवीयूएन की जो अपर एज लिमिट है वो 43 ईयर्स। आरवीपीएन में अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए तो 43 ईयर्स आपकी एज लिमिट, अपर एज लिमिट। और असिस्टेंट इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आरवीयूएन और एवीवीएन में आपकी जो आरवीयूएन में दोस्तों 42 ईयर्स अपर एज लिमिट और एवीवीएन में आपकी 43 ईयर्स अपर एज लिमिट। ठीक है, तो गाइज ये एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो आपका ये रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की। तो गाइज सेम एज जो अकाउंट्स ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम फ़ी थी वही एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पर रखी गई है। जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो आपके लिए जो एग्ज़ाम फ़ी है वो 1600 रुपये है। ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। उसके बाद जनरल कैटेगरी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं, अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, और अदर कैटेगरीज जो कि एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और पीडब्ल्यूबीडी है, उनके लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन जो फीस है वो 1400 रुपये रखी गई है, इंक्लूडिंग जीएसटी। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर बेसिकली दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 60% वेटेज का रहेगा, पार्ट बी 40% वेटेज का। यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा है कि द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ द लेवल ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो गाइज जो आपने डिग्री में पढ़ा है, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया हो, और जो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा है उस सिलेबस में से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट्स तो मेंशन नहीं किए हैं। पॉइंट्स से रिलेटेड अगर जैसे ही कोई अपडेट होगी पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। पार्ट बी की अगर बात की जाए तो 40% वेटेज आपका रहेगा यहाँ पे। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल आपके इन 40% वेटेज से कवर होंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर सिलेबस की बात की जाए, जो पार्ट बी का सिलेबस की बात की जाए, तो यहाँ पर आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों इसका। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेज और क्लॉक्स। मैथमेटिक्स में दोस्तों आपके 12th लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। और जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस में आपका वही रहेगा जो मैंने अकाउंट्स ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर के लिए जो बताया था। हिंदी जनरल में आपकी हिंदी ग्रामर रहेगी 10th लेवल की और लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश जनरल में आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज रहेगी 10th लेवल की। यहाँ पर दोस्तों कोई इंटरव्यू नहीं है, आप देख सकते हैं कि देयर शैल बी नो इंटरव्यू, साफ साफ मेंशन कर रखा है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और यहाँ पर ये दे रखा है कि जो मिनिमम सिक्योर पासिंग मार्क्स है दोस्तों वो आपके ईच पार्ट में आपको लाने जरूरी हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 30% लाने ही लाने हैं, चाहे पार्ट ए हो या फिर पार्ट बी हो। तो दोस्तों दोनों में अलग अलग होगा। जैसे कि पार्ट ए आपका 120 मार्क्स का होता है, तो यहाँ से आपको इसका 30% मार्क्स यानी कि 36 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं जनरल कैटेगरी को। ठीक है, उसके बाद 20% मार्क्स यानी कि 24 मार्क्स इन कैटेगरी को लाने हैं SC, ST, BC, MBC, EWS, एक्स सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट्स को। ठीक है, और जो आपके फाइनल मेरिट बनेगी वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का जो मार्क्स है वो काउंट होगा। ठीक है, उसमें आगे चलते हैं। ये रहा दोस्तों एएन के लिए, और यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो राजस्थान में आप देख सकते हैं दोस्तों। आबू रोड, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर। दिल्ली NCR में अलग अलग है, पंजाब में अलग है, गुजरात में अलग अलग सिटी यहाँ पर दे रखी है, महाराष्ट्र में 3 सिटी है, मुंबई, नागपुर और नवी मुंबई। मध्य प्रदेश में 4 सिटी हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन। तो दोस्तों अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर ये सिटीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। तो गाइज ये रहा एईएन के लिए ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बताया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों एक बार आप अपने अकॉर्डिंग खुद एक बार देखिएगा दोस्तों डिटेल में। अब आते हैं हमारे ये टॉपिक जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, फिर एग्ज़ाम फ़ी और फिर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए मैं बताऊं तो अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों।
आगे चलते हैं मैकेनिकल, सिविल और जो कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन के जो कैंडिडेट्स हैं वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आप डिटेल में एक बार पढ़िएगा, ठीक है। अदरवाइज इसका जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पर क्लिक करके भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर फायर एंड सेफ्टी की बात की जाए तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहाँ पर डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता दोस्तों। अगर बात की जाए नेम ऑफ पोस्ट जूनियर केमिस्ट की, तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट होल्ड 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर 4 years फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो गाइस 4 साल की केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है दोस्तों, ग्रेजुएशन की, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर ये दे रखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो उसके अलावा 4 साल का जो केमिकल इंजीनियरिंग का जो डिग्री है, जो ग्रेजुएशन डिग्री है, वो आपके पास होनी चाहिए एज अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर नेम ऑफ पोस्ट अगर इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की बात की जाए तो अलग अलग यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एजुकेशनल क्राइटेरिया वो दे रखा है, तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको भी एक बार डिटेल में पढ़िएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर बात की जाए, ये यहाँ पर ये दे रखा है जो इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए ये एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अ पर्सन हु हैज़ अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर या फिर एग्जामिनेशन। तो गाइज अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं तो गाइज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर एक प्रूफ मांगेंगे आपका कि आपके टोटल ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज क्या हुए हैं, ठीक है। तो उसका एक प्रूफ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा। तो ये एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए, इस पॉइंट का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो वही एज क्राइटेरिया जो मैंने आपको पहले बताया था कि 21 ईयर्स तो मिनिमम एज क्राइटेरिया और 40 ईयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर दे रखी है कि हाउ एवर एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन प्रीवियस ईयर हैव नॉट बीन डन फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन इन डिफरेंट निगम। तो उनके लिए जो अपर एज लिमिट है दोस्तों वो 1 जनवरी 2022 को बेस मान करके कैलकुलेट की जाएगी, और उनकी जो अपर एज लिमिट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो RVUN के लिए 43 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी, और RVPN, JVVN, AVVN और JDVVN के लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं, तो RVUN के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 43 ईयर्स रहेगी। अगर आप सिविल से अप्लाई कर रहे हैं तो RVUN और RVUN के लिए दोस्तों 43 ईयर्स अपर एज लिमिट, और RVPN, JVVN और AVVN के लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट। अगर दोस्तों आपके पास डिग्री है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन की, तो RVUN और RVPN के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 42 ईयर्स। इसके चलते दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर बात की जाए जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए, तो RVUN के लिए 42 ईयर्स। जूनियर केमिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, RVUN 42 ईयर्स यहाँ पर अपर एज लिमिट, और इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए JVVN, AVVN और JDVVN के लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। तो गाइज एक बार आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगर एग्जामिनेशन फ़ीस की बात की जाए तो सेम एज जैसे AEN में था वैसा ही यहाँ पे है। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से अगर अधिक है तो 1600 रुपये इंक्लूडिंग GST। अगर जनरल कैटेगरी और EWS से आप बिलोंग करते हैं और आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, या फिर अदर कैटेगरीज SC, ST, BC, MBC और PWBD, तो उनके लिए 1400 रुपये रखी गई है इंक्लूडिंग GST।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की मैं बात करने वाला हूँ। पार्ट ए आपका 60% वेटेज का रहेगा और पार्ट बी 40% का। यहाँ पर दोस्तों जैसा एन में दिया गया था कि आपका रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में अगर आपने इंजीनियरिंग किया जाए, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल में किया तो इलेक्ट्रिकल का जितना भी जैसे कि आपने पढ़ा है इंजीनियरिंग में वो आपका यहाँ पर सिलेबस पूछा जाएगा, पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं। पार्ट बी में आपका रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश आपका रहेगा। और हिंदी इंग्लिश का रीजनिंग मैथ और जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर जूनियर केमिस्ट की बात की जाए तो 60% वेटेज आपका पार्ट ए का रहेगा और पार्ट बी का वेटेज रहेगा आपका 40%। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जूनियर केमिस्ट में अगर आपकी केमिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, ठीक है, जो डिग्री आपने केमिकल इंजीनियरिंग में की है उसका सिलेबस पूछा जाएगा, या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसका सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा। पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं। पार्ट बी में दोस्तों 40% आपका वेटेज रहेगा, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका भी सिलेबस आप यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए। तो गाइज 2 फेज़ यहाँ पर कंडक्ट होंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में पार्ट ए और पार्ट बी 2 होंगे। तो गाइज पार्ट ए में 60% वेटेज आपका रहेगा। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट भी दे रखा है, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशियंसी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक पॉइंट ये हो गया, और जो अदर पॉइंट्स है वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो गाइस एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इन टॉपिक्स को डिटेल में एक बार पढ़िएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर पार्ट बी की बात की जाए तो 40% वेटेज आपका रहेगा, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश। आप पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपके इन सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। और फेज़ 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसके कोई नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पर आपकी सिंपली हिंदी टाइपिंग होगी और इंग्लिश टाइपिंग होगी 15-15 मिनट की, और ये आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। ओनली फॉर इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में आपके 2 फेज़ होंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 2 में आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। बाकी सब में दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग है। और जो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, वो आपके सेम वेटेज के हैं। पार्ट ए 60% वेटेज का और पार्ट बी आपका 40% वेटेज का। अगर बात की जाए दोस्तों इंटरव्यू के बारे में, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि देयर शैल बी नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू आपका यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो हर एक रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों कि सिक्योर मिनिमम पासिंग मार्क्स की, चाहे पार्ट ए हो या फिर पार्ट बी हो, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं। अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 30% मार्क्स आपको लाने हैं मिनिमम। उसके बाद SC, ST, BC, MBC, EWS, एक्स सर्विसमैन और PWD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 20% मार्क्स मिनिमम लाना ही लाना है, चाहे पार्ट ए हो या फिर पार्ट बी हो। और पार्ट ए और पार्ट बी में जो भी आपके मार्क्स होंगे उनका जो सम होगा वो आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए, JEN और इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट और साथ ही साथ जूनियर केमिस्ट के लिए, तो गाइज यहाँ पर दे रखा है राजस्थान में ये सिटीज़ हैं, उसके बाद दिल्ली में ये सिटीज़ हैं, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर सिटी मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो गाइज ये रहा ओवरऑल सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कशन की है, और इसके अलावा अगर आपको किसी भी पार्ट में या फिर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे दोस्तों।